हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंघल और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना यूएससीएमए का पार्ट 1 का नेक्स्ट लेक्चर। अपना भी सेक्शन ए चल रहा है, आपको याद होगा फ्रेंड्स, सेक्शन ए चल रहा है। और आई होप कि आपने अभी तक सारा का सारा रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, अब अपन आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने सोचा आज अपन एक नई चीज़ों से स्टार्ट करें। अपन एक कोट डिस्कस करें स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, ये आपने कोट सुना होगा, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस वी मेक बी योर नॉइस। ठीक है, ये जो कोट है ये क्या कह रहा है कि आप आराम से वर्क करिए बिना किसी को बताए। ठीक है, काम करते समय बिल्कुल शांति बनाए रखिए, आराम से। जैसे अपन कई बार बात करते हैं कि अपन किसी को भी नहीं बताते कि अपन क्या कर रहे हैं, अपना कोर्स क्या कर रहे हैं, लेकिन जब अपन क्लियर हो जाएंगे तो सबको अपने आप पता लग जाएगा, या फिर तब अपन बता सकते हैं। ठीक है, तो अपनी सक्सेस अपनी नॉइस बनेगी। ठीक है, और अपना जो हार्डवर्क है वो साइलेंस में होगा। क्लियर। तो आज अपन एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर का असेट वैल्यूएशन। A2 टॉपिक कहते हैं, A1 अपन ने डिस्कस किया था इससे पहले, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में था। ठीक है, 5 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन ने देखे थे। आज अपन पढ़ेंगे असेट वैल्यूएशन, ये सारी असेट्स है। ठीक है, इसका वैल्यूएशन कैसे होगा। जैसे अपन पढ़ेंगे स्टॉक के बारे में, डेटर के बारे में, कैश के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ऐसी सारी चीजें अपन को असेट एक एक करके सारी की सारी असेट पढ़नी है। सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड। देखते हैं कि अपन ने आपको याद है अपन ने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिस्कस किया था कहाँ पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में। तो अब इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए कि ये क्या कह रहा है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ कैश इक्विवेलेंट फॉर प्रेजेंटेशन ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब सारी की सारी चीजें एग्जाम्पल है किसका, कैश इक्विवेलेंट का, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, बताओ जरा किसको छोड़ के। कमर्शियल पेपर कैश इक्विवेलेंट होते हैं नहीं होते, शॉर्ट टर्म होते हैं, ये बिल्कुल होते हैं। मनी मार्केट फंड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आपने सुने होंगे, ये भी शॉर्ट टर्म होते हैं। ठीक है, एक ट्रेजरी बिल्स और ट्रेजरी बॉन्ड्स, हो सकता है कि आपको दोनों में कंफ्यूजन हो। ट्रेजरी बॉन्ड्स, देखो अगर आपने ज़्यादा पढ़ भी नहीं रखा इस क्वेश्चन को, फिर भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रेजरी बॉन्ड्स, बॉन्ड्स मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म चीज़ें, लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, और जब अपन ने कैश फ्लो डिस्कस किया था तब अपन ने कैश इक्विवेलेंट के बारे में समझा था। जनरली वो चीज़ें कैश इक्विवेलेंट होती है जो अप टू 3 मंथ्स कैश में कन्वर्ट होती है। तो लॉन्ग टर्म का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो लॉन्ग टर्म लोन्स मतलब बॉन्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स क्या होंगे, लॉन्ग टर्म आइटम। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, कैश इक्विवेलेंट कौन सा नहीं होता है। तो ये तीनों कैश इक्विवेलेंट होते हैं, ABC। तो डी क्या होगा, डी, ट्रेजरी बॉन्ड्स कैश इक्विवेलेंट नहीं होता है। ट्रेजरी बिल के बारे में आपने सुना होगा, टी बिल्स। कई बार अपन ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं इसको, टी बिल्स शॉर्ट टर्म होते हैं ये, 90 डेज, 180 डेज, ऐसे 180 डेज, ऐसे कुछ होते हैं। क्लियर, सरकार इशू करती है इसको, ट्रेजरी बिल्स को। देखो ध्यान रखना आप हमेशा के 500 मार्क्स का जो पेपर है उसमें से 75% आपका क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 25% क्या होता है, सब्जेक्टिव टाइप पेपर, मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, 3 घंटे आपको इसको सॉल्व करने के लिए मिलते हैं एग्जाम में, 1 घंटा आपको इसके लिए मिलता है। तो टोटल एग्जाम कितना होता है आपका, इस तरीके से 4 आवर्स का। तो 4 घंटे के पेपर में 75% MCQ आता है, मतलब 3 घंटे आपको स्टार्टिंग में केवल MCQ सॉल्व करने के लिए मिलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे होंगे सॉल्व आपसे, थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, हार नहीं माननी स्टार्टिंग में क्वेश्चन देख के। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन देखा हुआ ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन देखे हुए होते हैं, कई क्वेश्चन में आपको सोच के आंसर देना होता है। अब अपन पढ़ रहे हैं डेटर्स, मतलब अकाउंट्स रिसीवेबल के बारे में। डेटर से रिलेटेड, डेटर आप जानते हो जिसको गुड्स उधार बेचते हैं उसे बोलते हैं डेटर्स। जब आप क्रेडिट सेल करते हो, जब आपने क्रेडिट सेल्स करी तो एक्स ने वाई को उधार माल बेचा, तो वाई क्या हो गया, डेटर। ठीक है, या अकाउंट रिसीवेबल। अब डेटर से रिलेटेड 3 इशू आते हैं कि वैल्यूएशन कैसे करेंगे डेटर का, बैड डेप्ट का इशू कैसे टैकल करेंगे, और फैक्टरिंग क्या है। इन तीनों को अपन एक एक करके जानेंगे, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है ये सब समझ में आ जाएगा आपको आगे। ठीक है, तो अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ डेटर। डेटर मस्ट बी वैल्यूड एट NRV,
NRV क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या मतलब होता है इसका? देखो, जैसे आपके 1 लाख रुपए की डेटर हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए का आपने उधार माल बेचा किसी को। अब आपको लगता है कि यार 10,000 रुपये तो डूब जाएंगे पैसे, तो क्या बना लेते हो आप? बताओ। स्कूल में बनाते हैं ना प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। क्या बना लेंगे आप? प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। प्रोविजन को अलाउंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट बना लोगे। 10,000 अगर आपको लगता है डूब जाएंगे, तो कितने रुपए मिलने की उम्मीद है? 90,000 मिलने की उम्मीद है। लेकिन आपको लगता है 90,000 में से ही 1,000 अपन डिस्काउंट दे देंगे उसको, तो कितने मिलने की उम्मीद है? 89। 89 में से भी लगता है कि ये डिस्काउंट हो गया, ठीक है। 89 में से भी लगता है कि आपको 5,000 के गुड्स वो रिटर्न कर देगा, तो कितने मिलेंगे आपको? 84,000। तो ये नेट रिसीवेबल है आपका पैसा, 84,000 नेट रिसीवेबल, ठीक है। तो इसे बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो नेट पैसा मिलेगा। तो आप हमेशा डेटर को बैलेंस शीट पे किस पे दिखाते हो? एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसमें से क्या क्या लेस हो गया? कोई बैड डेप्ट है का, बैड डेप्ट का प्रोविजन है तो वो लेस हो गया, कोई डिस्काउंट ऑन सेल है तो वो लेस कर दिया, कोई फ्यूचर में सेल्स रिटर्न हो सकती है वो लेस कर दी, कुछ छोटा मोटा अगर कुछ और भी माइनस हो जाएगा तो वो कर देंगे अपन, ठीक है। कितना पैसा मिलेगा उसकी बात है। नेक्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। आपने सुना है कभी? डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, स्कूल में अभी शायद सुनते आ रहे हैं अपन। डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं। एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। जब भी अपन किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में जाते हैं, किसी भी कंपनी के, सबसे पहले कंपनी वाले किस पे ध्यान देते हैं? बेस पे। मतलब आपका बेस कितना स्ट्रांग है। अभी रिसेंट की ही बात है, जहाँ से 4-5 दिन हुए हैं, एक स्टूडेंट जो मैनेजर लेवल की पोस्ट पे ऑलरेडी, मतलब असिस्टेंट मैनेजर था किसी कंपनी में, एएम था, एएम से वो प्रमोट हो रहे थे एम की तरफ, मैनेजर की तरफ, और वो एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी के लिए जॉब देने के लिए गए थे, है इंटरव्यू देने के लिए गए थे, जॉब स्विच करने के लिए। तो जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, उनसे क्या क्वेश्चन पूछा पता है आपको? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या होती है? क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है? मीन्स इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, और इसके आंसर क्या होता है? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये एंट्री होती है इसकी। इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। स्कूल्स में आप इसको कभी कभार अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कह देते थे, ठीक है। इसको अपन बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इवन जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स बताए थे शॉर्ट में, जो मैंने आपको बना रखे हैं, आप जाएंगे फाउंडेशन, यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे आप फाउंडेशन लर्निंग डालिए गूगल पे, यूट्यूब पे, और फाउंडेशन लर्निंग के अंदर आप प्लेलिस्ट खोलना। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सीए फाउंडेशन की अकाउंट्स नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। आरएएस वगैरह मत खोलना, सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स खोलना, दिख जाएगा आपको। उसमें मैंने करीबन 10 से 12 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, आधे आधे घंटे के। 6-7 घंटे में पूरा बेस क्लियर हो जाएगा आपका अकाउंट्स का, ठीक है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट बेस होता है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन एक पूछ सकते हैं आपसे, और इवन एग्जाम में तो पूछा जा सकता है ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। देखो, दो तरह के डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अपन को लगता है कि आपको क्या लगता है ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? बताओ। अब आप बोलोगे सर इसकी जनरल एंट्री पास नहीं करते, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसकी जनरल एंट्री पास नहीं करते, इवन इसको रिकॉर्ड भी नहीं करते। अगर मान लो 100 की सेल्स है और 10% अगर ट्रेड डिस्काउंट मिल चुका है, तो आप डायरेक्टली कितने पे रिकॉर्ड करते हो ट्रांजेक्शन? 90 पे। आप 10 का कुछ दिखाते ही नहीं हो, आप डायरेक्टली मानते हो कि ट्रांजेक्शन कितने पे हुआ है? 90 रुपीज़ में हुआ है। बट द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट अपन जानते हैं, बिल्कुल सिंपल होता है कि जब अपन कैश पेमेंट कर देते हैं किसी भी चीज़ के लिए जल्दी, तो अपन को डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। मतलब इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट। बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, वाई ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन, ठीक है। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि चलो ये बताओ इसकी जनरल एंट्री क्यों नहीं पास होती, इसको रिकॉर्ड क्यों नहीं करते,
तो शायद फिर कंफ्यूजन आना चालू हो जाएंगे। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि ट्रेड डिस्काउंट सेल को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है, तो वो होलसेल डिस्काउंट होता है। ठीक है, होलसेल डिस्काउंट जब अपन गुड्स को बल्क में लेते हैं तब दिया जाता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेड डिस्काउंट। सो व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? सुनो, देखो ध्यान सुनो। आप एक शॉप पे गए, वहां पे लिवाइस की शॉप है, लिवाइस जीन्स आती है, आपको पता है। आपने जीन्स टंगी हुई देखी, ठीक है, और वो जो जीन्स है उसकी जो कीमत लिख रखी थी 5,000 लिख रखी थी, 5,000 रुपीज, ठीक है, उस पर लेकिन लिखा है 60% ऑफ। और इसलिए आपको वो जीन्स कितने में देने के लिए तैयार है वो दुकानदार? 2,000 में देने के लिए तैयार है, वो शोरूम पर्सन 2,000 रुपये में देने के लिए तैयार है। अब ये जो यहाँ पे 60% ऑफ है, ये ट्रेड डिस्काउंट है। किस लिए दिया जा रहा है? ताकि आपको फील गुड कराया जाए, अच्छा फील कराया जाए कि देखो इस पर 60% डिस्काउंट है। लेकिन भाई वो चीज़ ही 60% ऐसा नहीं है कि वो चीज़ 5,000 की थी और फिर आपको रियल में 2,000 में दे रहा है ना। वो हो सकता है वो चीज़ 2,000 की हो, उस पर MRP लिखी गई हो 5,000 रुपये, ठीक है, और 5,000 रुपये पे 60% ऑफ दिखा के आपको 2,000 रुपये दिखाया जा रहा है। ठीक है, क्यों दिखाया जा रहा है? ताकि आपको अच्छा लगे। वो चीज़ रियल में थी कितने की? 2,000 की, बट उसकी बस उसकी MRP बढ़ा दी, कि कितने MRP कर दी बढ़ा के? 5,000 कर दी, और उस पर 60% ऑफ दिखा दिया ताकि आपको लगे कि यार ये मेरा 60% ऑफ मिल रहा है, तो अपन इस चीज़ को ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब आप बताओ, आप ये कह सकते हो कि मैंने 5,000 की चीज़ को 2,000 में खरीदा? आपने ये जीन्स खरीद ली तो आप ये कह लोगे कि मैंने 5,000 चीज़ को 2,000 खरीदा, मुझे 3,000 का फायदा हो गया? नहीं कहोगे ना। तो अकाउंट्स भी तो यही कह रही है कब से। अकाउंट्स कहती है कि आप वो एंट्री डायरेक्टली कितने में दिखाओ? 2,000 रुपये में दिखाओ। एंट्री क्या डालोगे? परचेज टू कैश। समझ रहे हो? अगर आप गुड्स की तरह खरीदते हो, तो अगर किसी और चीज़ के लिए खरीदते हो, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए, तो वैसे तो एंट्री डलेगी नहीं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, जीन्स अकाउंट डेबिट टू कैश या ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, डिफरेंट इशू है ना। जनरल एंट्री इज डिफरेंट इशू, ठीक है ना, वो अपन डिस्कस नहीं कर रहे। बट आप चीज़ें समझो, एंट्री कितने से पास हो रही है यहाँ पे? 2,000 से। ठीक है, एंट्री कितने से पास हो रही है? 2,000 से, क्योंकि अकाउंट्स ये नहीं बोल रही कि आप एंट्री ऐसे कर लो पास। परचेज तो दिखा दो 5,000, टू कैश दिखा दो 2,000, टू डिस्काउंट रिसीव दिखा दो 3,000। जबकि अगर ये आपका कैश डिस्काउंट होता तो एंट्री ऐसी पास होती। कैश डिस्काउंट में एंट्री का मोड यही रहता है। आया समझ में? तो बताओ, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है? आप क्या बोलोगे? ट्रेड डिस्काउंट जो है कस्टमर को अच्छा फील कराने के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसकी एंट्री पास होती ही नहीं होती, वो तो सिंपल बात है, आप बोल दोगे नो, इसकी एंट्री पास नहीं करते, हमेशा इसको नेट ऑफ दिखाते हैं। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख का गुड्स खरीदा और 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो आप कितने के बोलोगे? सीधा बोलोगे 9 लाख में मैंने गुड्स खरीदा। आप 1 लाख की बात ही नहीं करोगे, ठीक है। कैश डिस्काउंट क्यों दिया जा रहा है? ताकि गुड्स जो हैं उस पर सामने वाला जल्दी पेमेंट कर दे, तो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो इसकी जनरल एंट्री पास होती है, ठीक है। इसकी जनरल एंट्री क्या पास होती है? जैसे आपने किसी को माल बेचा, तो एंट्री क्या करोगे? चलो अगले पॉइंट में देखते हैं ना, एंट्री समझ में आ जाएगी आपको। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का अपना फंडा क्लियर है, ठीक है। अब अपन डिस्कस करेंगे क्या ये क्या मतलब होता है। एग्जाम्पल एक डिस्कस करेंगे, 2/10 नेट 30। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम आपको कितना परसेंट डिस्काउंट दे देंगे? 2% डिस्काउंट दे देंगे। कौन सा डिस्काउंट की बात चल रही है? कैश डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट की तो बात ही खत्म हो गई कि ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड होता ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं अब कैश डिस्काउंट की। हम आपको 2% कैश डिस्काउंट दे देंगे अगर आप पेमेंट कितने दिन में कर देंगे? इफ पे विद इन 10 डेज। अगर आप पेमेंट कर देते हैं इफ यू पे विद इन 10 डे, तो हम आपको कितना परसेंट डिस्काउंट दे देंगे? 2% दे देंगे। अगर आपने विद इन 10 डेज पेमेंट नहीं किया, इफ यू नॉट पे विद इन 10 डेज, तब आपको नो डिस्काउंट, तब हम आपको डिस्काउंट नहीं देंगे, कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कब पेमेंट करेंगे, कुछ टाइम लिमिट तो होगी ना भाई। ऐसा थोड़ा है कि कभी भी पेमेंट कर दोगे, 2 महीने बाद पेमेंट लेके आओगे, नहीं। तो आपको 30 डेज के अंदर अंदर तो पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या है
2 मतलब क्या है यहाँ पे परसेंट, 2% डिस्काउंट दे देंगे। अगर आप पेमेंट कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में पेमेंट कर देंगे, लेकिन मैक्सिमम कितने दिन में पेमेंट करना पड़ेगा, 30 दिन में। डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करेंगे। अगर आपने 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं किया तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन किसी भी केस में आप 30 डेज से ज़्यादा तो पेमेंट नहीं कर सकते। 30 डे इज योर डेडलाइन टू पे। ठीक है, समझ में आ गया? वापस बता देता हूँ, 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप पेमेंट कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में, लेकिन मैक्सिमम 30 दिन में तो पेमेंट करना ही है। 10 दिन के बाद पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। और कौन सी डिस्काउंट की बात चल रही है ये? कैश डिस्काउंट की। अब स्टूडेंट्स इसी की वजह से एक कॉन्सेप्ट आता है जनरल एंट्रीज का, यहाँ पे ग्रॉस और नेट का। क्या मतलब है इसका? देखो भाई, अब मान लो कि जैसे एक्स है, एक्स ने वाई को गुड्स बेचा, कितने रुपए का? 100 रुपए का। और एक्स ने बोला कि यही कंडीशन रख दी सामने एक्स ने कि भाई 2% डिस्काउंट लेना अगर पेमेंट करे 10 दिन में, वरना 30 दिन में तो पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन 10 दिन के बाद पेमेंट नहीं करेगा तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। एक्स ने साफ बोल दिया वाई को। अब वाई सोच रहा है ठीक है यार कर देंगे। अब एक्स के सामने जब एक्स जनरल एंट्री पास करेगा, जब गुड्स बेचेगा आज, तो एक क्वेश्चन अराइज होगा, एक डिलेमा अराइज होगा। डिलेमा क्या अराइज होगा कि एक्स को एंट्री कितने से पास करनी चाहिए, है ना? कैसे? कि भाई हो सकता है कि वाई पेमेंट 10 दिन में पेमेंट कर देगा, तो क्या तो ये हो सकता है कि वाई 10 दिन में भी पेमेंट नहीं करेगा, आफ्टर 10 डेज पेमेंट करेगा, है ना? हो सकता है ना कि एक्स क्या सोचे कि वाई ने अगर 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया तो मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स की जनरल एंट्री आज कुछ और होनी चाहिए। और हो सकता है कि एक्स सोचे नहीं यार वाई तो है ना बिल्कुल बेकार आदमी लग रहा है, 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करेगा, तो पेमेंट बाद में करेगा, तो जनरल एंट्री कुछ और होगी। इस वजह से एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रॉस और डिस्काउंट का। ठीक है, ग्रॉस और नेट का, सॉरी। अब आप देखना क्या कहने का मतलब है, और क्लियर हो जाएगा अभी आपको। जैसे अपन नेट की बात कर रहे हैं, तो नेट में अपन मानेंगे कि एक्स जो है वाई को बहुत भला आदमी सोच रहा है। एक्स सोच रहा है कि वाई जो है पेमेंट कर देगा 10 दिन के अंदर अंदर। अगर वाई पेमेंट कर देगा तो 10 दिन के अंदर अंदर, तो बताओ वाई का डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो एक्स की बुक्स में क्या एंट्री पास होगी? वाई अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ऐसे ही करते थे आप 11th-12th में एंट्री पास। टू सेल्स कितने से? 100 से। पेमेंट कितना मिलेगा? 98 का। और डिस्काउंट जो है वाई को मिल जाएगा कितने का? 2 रुपीज का। अब होगा क्या, 10 दिन के बाद दो कंडीशन अराइज हो सकती है, या 10 दिन से पहले भी हो सकती है। या तो वाई जो है उसने 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया, इफ पे विद इन 10 डेज, या फिर हो सकता है इफ नॉट पे विद इन 10 डेज। हो सकता है भाई, ये हो सकता है या तो वाई ने है जो पेमेंट कर दिया 10 दिन के अंदर अंदर, या फिर ये हो सकता है कि वाई ने पेमेंट नहीं किया 10 दिन के अंदर। अगर वाई ने पेमेंट कर दिया 10 दिन के अंदर तो क्या एंट्री होगी? तब वाई को डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा बताओ? बिल्कुल मिलेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, कितने से? 98 से। सही कि नहीं है? आपने वाई डेबिट किया था पहले 98 से, अब यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वाई से पेमेंट अपन को 10 दिन के अंदर अंदर नहीं मिला, लेट मिला, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, कितने से? 100 से, टू वाई, कितना डेबिट किया था आपने? 98, तो क्रेडिट भी कितना करना पड़ेगा? 98। जो डिस्काउंट अलाउड आप सोच के बैठे थे कि स्टार्टिंग में दोगे, वो नहीं देना पड़ेगा अब आपको। तो डिस्काउंट अलाउड जो आपने डेबिट कर रखा था पहले, उसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। ये कब एंट्री होगी? अगर आपने पेमेंट 10 डेज में वाई ने पेमेंट 10 दिन के अंदर अंदर नहीं किया तो। ठीक है, वापस बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर। ये एंट्री एक्स ने डाली वाई को गुड्स बेचते समय क्या सोच के एंट्री डाली है कि वाई बहुत अच्छा आदमी है, वाई हमेशा टाइम पे पेमेंट कर देगा, और वाई डिस्काउंट को जरूर लेगा, अवेल करेगा। तो एंट्री क्या डाली? वाई अकाउंट डेबिट 98 से, डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स। अब इसके बाद दो कंडीशन आ सकती है। पहली बात तो कि अगर पेमेंट 10 दिन के अंदर अंदर हो गया, और पेमेंट अगर 10 दिन के अंदर अंदर नहीं हुआ। अगर पेमेंट 10 दिन के अंदर अंदर हो गया तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, पेमेंट आ गया 10 दिन के अंदर अंदर, और डिस्काउंट इसका मतलब ले लिया। ठीक है, और अगर डिस्काउंट नहीं लिया तो पेमेंट कितना आएगा?
पूरा का पूरा आएगा, 100 रुपीज़ का आएगा, तब डिस्काउंट लेने की जरूरत है नहीं। दूसरा केस क्या आ सकता है, ग्रॉस का। हम मान रहे हैं कि वाई जो है वो हमेशा पेमेंट नहीं करता टाइम पे, ठीक है, तो एंटर क्या डालेंगे, जब माल बेचेंगे तो गुड्स बेचेंगे, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने से, 100 से, सही है नहीं है। अब दो कंडीशन अराइज हो सकती है। पहली कंडीशन, इफ पे विद इन 10 डेज। कई बार क्या होता है, जो अपन नहीं सोचते वो भी हो जाता है। तो वाई अच्छा आदमी निकला, अपन सोच रहे थे 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करेगा, वाई ने बोला लाओ डिस्काउंट लाओ, अब तो मैं लूंगा डिस्काउंट, तो देना पड़ेगा डिस्काउंट। तो कितने पैसे आएंगे फिर उससे, 98 आएंगे। आपने डिस्काउंट पहले डेबिट किया नहीं था, तो डिस्काउंट अलाउड अब डेबिट करना पड़ेगा। और टू सेल्स, कितने से, 100 से सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। सही कि नहीं है। अगर वाई जो हमारे सोच के हिसाब से निकला कि भाई वो पेमेंट नहीं कर पाया, इफ नॉट पे विद इन 10 डेज, तब क्या होगा बताना जरा। नॉट पे विद इन 10 डेज, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू, सॉरी ये सेल्स नहीं आएगा यहाँ पे, वाई आएगा, ठीक है। आप भी सोच रहे होंगे सर ने सेल्स कैसे लिख दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, कितने से, तब एंट्री हो जाएगी 100 से। आया समझ में। वापस बता रहा हूँ भाई, आप इस केस में क्या सोच रहे हैं कि जो वाई है वो डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, तो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स 100 से करेंगे। अगर उसने पेमेंट 10 दिन के अंदर अंदर कर दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई, ठीक है, क्योंकि अपन को इस केस में डिस्काउंट उसे देना पड़ेगा जो अपन ने नहीं सोचा था। और अगर उसने पेमेंट नहीं किया टाइम पे, तो उसको कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो उसको पूरे के पूरे अपन को 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ये बात है, ठीक है। अब अपन आते हैं बेड डेप्ट्स पे। स्कूल्स में आपने पढ़ा होगा बेड डेप्ट मतलब क्या होता है। अच्छा, ये पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं, ग्रॉस एंड नेट मेथड ओनली फॉर कैश डिस्काउंट, अभी यही पढ़ रहे थे अपन, ग्रॉस और नेट मेथड, ठीक है। ग्रॉस मेथड में क्या अज्यूम करते हैं, डिस्काउंट विल नॉट बी टेकन बाय कस्टमर्स, ठीक है। तो ये अपन ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब ये भी किया अपन ने। अब देखो भाई, बेड डेप्ट का क्या फंडा होता है, जरा देखो। आपको स्कूल्स के टाइम से बेड डेप्ट में हो सकता है कंफ्यूजन हो, ध्यान से देखना, आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आज। किसी को भी गुड्स बेचते हो तो क्या एंट्री पास करते हो, उधार, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मान लो आपने 1 लाख के गुड्स बेचे उधार, ठीक है, ठीक है। अब मान लो इस पर्सन से पेमेंट आ गया, पेमेंट आ गया तो क्या एंट्री डालोगे, कैश टू डेटर्स, कितने से, 1 लाख से डाल दोगे। मान लो पैसे नहीं आए, तो क्या एंट्री डालोगे, बेड डेप्ट टू डेटर्स, कितने से, 1 लाख से डालोगे नहीं डालोगे, भाई डूब गया पैसा, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट। जो लॉसेस होते हैं डेबिट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, बेसिक याद करो 11th क्लास का, ठीक है। ये लॉस है किधर जाएगा, P&L में, या इनकम स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट। लॉस है ना ये, P&L अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट या इनकम स्टेटमेंट टू बेड डेप्ट, तो पैसे डूब गए आपके 1 लाख रुपए। ये ऐसे एंट्री होती है। लेकिन पता है इस एंट्री में दिक्कत है थोड़ी सी। अपन ने अभी क्या किया है, अभी अपन ने इसको तो भूल जाओ आप, है ना, ठीक है, क्योंकि अपन बेड डेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो अपन मान लेते हैं कि उससे पैसे अपन को नहीं आए, तो अपन ने गुड्स बेचे उधार और यहाँ पे बेड डेप्ट आ गया, बेड डेप्ट हो गया, बेड डेप्ट टू डेटर्स, मतलब पैसे डूब गए। तो इसमें क्या है, अपन ने ना कोई प्रोविजन नहीं बनाया, इसको कहते हैं डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड, ठीक है, कि बिना अपन ने प्रोविजन बनाए जब भी बेड डेप्ट हुआ उसको डायरेक्ट P&L में राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ मतलब P&L में डालना। जब भी कोई चीज P&L में डेबिट कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं आप, राइट ऑफ बोलते हैं। अब इस चीज के साथ समस्या क्या है वो समझो। देखो 3 समस्या है डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड के साथ, 3 समस्या है। भाई पहले तो आपने क्या नहीं बनाया,
प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट नहीं बनाया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट नहीं बनाया। आपने सुना होगा कि ना अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट होता है प्रूडेंस नाम से। प्रूडेंस को और क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिज्म। ये क्या बोलता है कॉन्सेप्ट? कि फ्यूचर के लॉसेस को दिखाना चाहिए। फ्यूचर का अगर कोई लॉस है तो उसको दिखाना चाहिए, बट फ्यूचर के गेन को इग्नोर कर देना चाहिए। अगर फ्यूचर का गेन हो रहा है तो उसको अपन इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, लेकिन फ्यूचर के लॉसेस को अपन को शो करना चाहिए। तो भाई अगर मान लो मैंने आज 1 लाख रुपए का माल बेचा है, ठीक है, और इस साल पैसे नहीं आए और मुझे लगता है अगले साल भी नहीं आएंगे, डूब जाएंगे, तो ये फ्यूचर का लॉस है। मुझे क्या करना चाहिए? प्रूडेंस मानते हुए, कंजर्वेटिज्म मानते हुए इसको शो करना चाहिए। लेकिन जब अपन डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड यूज करते हैं, क्योंकि अपन प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट नहीं बना रहे, तो अपना कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो जाता है? सबसे पहले प्रूडेंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने सीए कंप्लीट किया था, ठीक है, तो जब मैं सीपीटी का एग्जाम दे रहा था, तो सीपीटी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, पहले पहले सीपीटी के अंदर ऑब्जेक्टिव्स ही आते थे, एमसीक्यू आते थे। अब तो सीए फाउंडेशन हो गया, खैर पैटर्न चेंज हो गया एग्जाम का। तो सीपीटी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट बनाते क्यों हैं। तो उसमें 4 ऑप्शंस थे। एक पहला ऑप्शन यही था, प्रूडेंस। और मैंने उस क्वेश्चन को पहले देखते ही सबसे पहले एक स्माइल आ गई मेरे फेस पे कि हाँ ये मेरे को आता है, और पहला क्वेश्चन था और पहला ही ऑप्शन था उसका, तो मैंने उसको बिना आगे देखे टिक कर दिया। बट मेरे को देखना चाहिए था, वो अलग बात है। तो आप तो देख के करना सारे के सारे ऑप्शंस। तो कहने का मतलब ये है कि प्रूडेंस मतलब फ्यूचर के लॉसेस को रिकॉग्नाइज करो। क्लियर? डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड में एक तो ये कमी है। डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड में एक और कमी है कि ये प्रूडेंस के साथ साथ एक और प्रिंसिपल की धज्जियां उड़ा देता है, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता था, बताना जरा? जिस ईयर में इनकम होती है उसी ईयर में उससे रिलेटेड एक्सपेंस बुक करते हैं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। मुझे पता है कि आप इंटेलिजेंट हो और आप कॉन्सेप्चुअल पर्सन हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। 2018 के अंदर मान लो आपने गुड्स बेचे, ठीक है, सिंपल बात कर लेते हैं। P&L बनाया, ट्रेडिंग बनाया और 1 लाख के गुड्स बेचे आपने, ठीक है। कौन से गुड्स बेचे हैं? उधार, क्रेडिट। इसका पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने अभी तक नहीं आया, 2018 में नहीं आया, लेकिन आपने प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट भी नहीं बनाया। और पता है क्या हुआ? 2019 में कंफर्म हो गया कि अब आपका पैसा नहीं आएगा। पार्टी डिफॉल्टर हो गई। पार्टी जो थी जिसको आपने गुड्स बेचे थे, डेटर, उसने साफ मना कर दिया मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो क्या हो गया? बैड डेप्ट हो गया। कितने का बैड डेप्ट हो गया? 1 लाख का बैड डेप्ट हो गया। अब मुझे बताओ, आप कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे खत्म हो रहा है? प्रूडेंस तो खत्म हो ही गया कि भाई आपने फ्यूचर लॉसेस का ध्यान नहीं रखा 2018 में। दूसरी बात, मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, बताना जरा? जिस साल में इनकम दिखाते हैं उसी साल में उससे रिलेटेड क्या दिखाने चाहिए? एक्सपेंसेस भी दिखाने चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, कई लोग क्या बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल को, कि इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करना, तो भाई प्रॉफिट तो जीरो हो जाएगा। ये थोड़ा होता है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है कि जिस ईयर में इनकम दिखा रहे हो उससे रिलेटेड उसके खर्चे भी उसी ईयर में दिखाओ। तो आप 2018 में इनकम दिखा रहे हो तो 2018 में खर्चे दिखाते ना उसके। आपने देखो क्या किया, इनकम तो दिखा दिया 18 में, उसी चीज का एक्सपेंस दिखा दिया कहाँ पे? 19 में। कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हो गया बताओ? मैचिंग प्रिंसिपल। आप समझदारी क्या करते? जब आपको पता था भाई कि 18 के अंदर क्या है, कि आपका बैड डेप्ट हो सकता है 19 के अंदर, तो आप पहले से प्रोविजन बना के रखते। तो आप लिखते हैं यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 1 लाख से। अब जब आपका 19 में एक्चुअल में बैड डेप्ट भी होता तो वो P&L में थोड़ा चार्ज होता, वो उस प्रोविजन में से कम हो जाता। फिर समझ रहे हो बात? आपने पहले ही चीज अरेंज करके रख ली। तो ये फायदा होता है प्रोविजन बनाने का, कि मैचिंग प्रिंसिपल भी बचा हुआ रहता है और प्रूडेंस भी बचा हुआ रहता है। और तीसरी बात क्या है, अगर आप प्रोविजन नहीं बनाते हो और डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड यूज करते हो, तो डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड इज नॉन गैप मेथड। व्हाट इज गैप? यू नो व्हाट इज गैप? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो आपको पता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूएस में चलते हैं। तो डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड जो है, जो आप फॉलो कर रहे हो, मतलब बिना प्रोविजन बनाए आप क्या करते हो?
बेड डेप्ट की एंट्री डाल देते हो तो वो चीज़ गलत है, वो गैप भी अलाउ नहीं करता। तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट मैंने आपको बताया कि क्यों लोग प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट बनाते हैं। देखो बहुत सारे लोग कंपनीज में जॉब करते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि जो वो डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं वो आखिर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में ऑटोमेशन हो चुका है, तो ऑटोमेशन होने के बाद लोग बाग बहुत सारे रोबोट की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, बट ये चीज़ सही नहीं है, आप कभी चीज़ों की गलतियां नहीं पकड़ पाओगे फिर। ठीक है, और आपका ब्रेन चलना बंद हो जाएगा। जैसे बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, उनमें क्योंकि फुल्ली ऑटोमेशन आ चुका है तो वो लोग ब्रेन ही यूज़ नहीं करते अपना। तो कॉन्सेप्ट समझने में एक बार आपको क्या है, दिमाग लगेगा, आपको जोर आएगा, लेकिन चीज़ों का एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मज़ा भी आपको आएगा। तो आप दूसरों से एक थोड़ा सा एक लेवल हाई होंगे। ठीक है, कि आपको कॉन्सेप्ट भी आता है, कि डिग्री तो है ही हमारे पास और हमें कॉन्सेप्ट भी आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा कॉन्सेप्चुअल पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपको। तो ये इशू तो ऑलरेडी क्लियर है। अब बेड डेप्ट की बात करते हैं। अब अपन ने ये जान लिया कि भाई डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड क्यों खराब है। क्यों खराब है बताओ, आपसे कोई पूछेगा, 3 रीजंस है। फर्स्ट रीजन इज प्रूडेंस, मतलब कंजर्वेटिज्म, क्या बोलते हैं इसको, प्रूडेंस। सेकंड रीजन क्या था बताना जरा। सेकंड रीजन था मैचिंग प्रिंसिपल। एंड थर्ड रीजन क्या है बताओ, नॉन एक्सेप्टेबल इन गैप। सर लेकिन अगर प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट बनाना हो तो क्या एंट्री डालेंगे अपन, तो कैसे अकाउंटिंग होगी। बिल्कुल, अब अपन इसी पे डिस्कशन करेंगे। तो जैसे उधार माल बेचा तो एंट्री क्या करी थी बताना जरा आपने, डेटा टू सेल्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट बनाओगे तो क्या एंट्री डालोगे, पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट। सही है क्या, ऐसी डालनी है एंट्री ना, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। पी एंड एल मतलब क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है। तो पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट। अब जैसे आपने 1 लाख रुपए का माल बेचा, अब आपको लगता है भाई ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे डूबेंगे। ठीक है, 1 लाख एक ही आदमी को थोड़ा बेचा होगा, पूरे साल भर में अलग अलग लोगों को बेचा होगा आपने। तो आपको लगता है 60,000 डूब जाएंगे, 40 आ जाएंगे, तो आप प्रोविजन कितने का बनाओगे बताओ। ऑब्वियसली सर 60 का बनाएंगे। अब हुआ क्या कि बेड डेप्ट हुआ। बेड डेप्ट कितने का हो गया, 60 का बेड डेप्ट हो गया। एक बार मान लेते हैं बेड डेप्ट 60 का हो गया, तो प्रोविजन बना दिया। अब बेड डेप्ट की एंट्री क्या होगी, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बेड डेप्ट की एंट्री क्या होती है, जब भी बेड डेप्ट होगा यही एंट्री होगी, है ना। 60,000 का बेड डेप्ट हो गया। अगर मान लो ये नॉन गैप मेथड होता, मतलब राइट ऑफ, डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड होता, तो इस बेड डेप्ट को कहाँ डालते आप, पीएनएल में। ठीक है, लेकिन क्योंकि, एक सेकंड सॉरी, हाँ स्टूडेंट्स, देखो हो क्या रहा है अभी कि ना, अभी एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के सीएमए के, तो बच्चे कॉल करते हैं मेरे को एक दिन पहले। और ऐसा नहीं है कि भाई आप भी कॉल करोगे मेरे को तो मैं कॉल उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे एग्जाम के वक्त में टीचर क्या है, हम लोग ऐसे टीचर हैं जो बच्चों को मना नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है, तो मेन बात यही रहती है कि उनके कॉल आते रहते हैं। तो मैंने आपको बताया डेटा टू सेल्स, अपन ने उधार माल बेचा, फिर अपन ने प्रोविजन बना दिया, पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट। अगर बेड डेप्ट हो गया तो बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स एंट्री पास कर दी अपन ने बेड डेप्ट की। अब ये बेड डेप्ट जो है ना वो पी एंड एल में दोबारा नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पी एंड एल में प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट जा चुका है। तो इस बेड डेप्ट को अपन चार्ज कहाँ से करेंगे, बेड डेप्ट इज ए नॉमिनल अकाउंट, इस बेड डेप्ट को अपन प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट से निकाल लेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट, कितने से, 60,000 से। समझ में आया क्या। ठीक है, वापस से बताता हूँ। अपन ने उधार माल बेचा, एंट्री क्या करी, पास गुड्स उधार देने की, डेटर टू सेल्स। फिर प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट बनाया, पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट हो गए बेड डेप्ट टू डेटर्स, और इस बेड डेप्ट को अपन ने प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट से निकाल लिया।
अब आपके कुछ और क्वेश्चन हो सकते हैं, वो मैं जानता हूँ क्या क्वेश्चन होंगे आपके, तो देखते जाओ, आपके आंसर सारे मिल जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ेंगे कि आपको दिक्कत आए। उधार माल बेचा, एंट्री क्या करी, डेटर टू सेल्स, ठीक है। फिर वही अपन को लग रहा था कि 60% बैड डेप्ट हो जाएगा, तो एंट्री क्या पास करी, पी एंडल टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, कितने से, 60,000 से। हुआ क्या कि बैड डेप्ट हो गया कितने का, 70,000 का, 70,000 का, तो एंट्री क्या पास करेंगे, बैड डेप्ट टू डेटर्स, बाकी पैसे मिल जाएंगे 30,000 है ना, तो बाकी जो पैसे मिल जाएंगे एंटर क्या पास करेंगे, कैश टू डेटर्स 30,000 से, ठीक है। जैसे पहले कैश टू डेटर हुई होगी 40 से, ठीक है, पिछले एग्जांपल में 40,000 से हुई होगी ना। अब बैड डेप्ट टू डेटर एंट्री पास हो गई 70 से, अब ये बैड डेप्ट कहाँ से चार्ज होंगे बताओ, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट से, तो एंट्री क्या पास करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, कितने से, 60,000 से। ये कैचिंग पॉइंट है आपका, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, प्रोविजन बनाया कितना था आपने, 60 का, तो जितना बनाया था उतना ही तो निकालोगे, आपके पास 60,000 का पड़ा है तो 60,000 ही निकाल पाओगे। फिर प्रोविजन जो था कितने का बनाया था आपने, 60 का, और बैड डेप्ट कितने के हो गए, 70 के, तो बैड डेप्ट जो डेबिट हुए हैं उसको चार्ज करोगे आप प्रोविजन से, तो बाकी जो बच गया कमी, कमी कितनी रह गई, 10,000 की, उसको कहाँ से चार्ज करेंगे, पी एंडल से चार्ज करेंगे, ठीक है। तो जो कटौती हो गई थी, जो हमने प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट गलती से हमने कम बना लिया एक तरीके से, आप कह सकते हो हमारा एस्टिमेट गलत निकल गया। अपन बोलते हैं ना अकाउंट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट, तो देखो आप एस्टिमेट ही तो है। अकाउंट्स में क्या इन्वॉल्व होते हैं, जजमेंट, अकाउंट्स में क्या इन्वॉल्व होते हैं, जजमेंट, और जजमेंट की वजह से अकाउंट्स में क्या आती है, सब्जेक्टिविटी। दो वर्ड्स होते हैं ना, एक तो होता है ऑब्जेक्टिविटी, एक होता है सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है, विदाउट एनी बायसनेस, बट अकाउंट्स इज फुली बेस्ड ऑन सब्जेक्टिविटी। तो यहाँ पे जजमेंट है, आपने डेटर का प्रोविजन बनाया 60 का, लेकिन बैड डेप्ट हो गई कितने, 70 के, तो जो 10,000 रुपये का आपका कमी रह गई वो कहाँ पे चार्ज करोगे आप, पी एंडल से चार्ज करोगे। आया समझ में। तीसरा केस और ले लो आप चाहो तो, जो आपकी माइंड में आ रहा है वो भी ले लेते हैं। अब आपने गुड्स बेचे किसी को कितने में, डेटर टू सेल्स 1,00,000 के, ठीक है। समझने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है अपन को, आराम समझेंगे अपन। फिर प्रोविजन बना लो, पी एंडल टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, कितने से बनाया आपने, 60 से। अब लोग हमेशा बुरे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, तो बैड डेप्ट कितने के हुए बताओ आपके, अब की यार 40 के मान लेते हैं, 40 के बैड डेप्ट हो गए, तो बैड डेप्ट जो 40 के हुए हैं आप कहाँ से चार्ज करोगे बताओ, प्रोविजन से। एंट्री क्या पास करोगे, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, वो तो 60 का पड़ा है, आराम से 40 तो चार्ज हो ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, टू बैड डेप्ट। अब आपके प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट में कितने रुपए का शॉर्टफॉल आ गया, मतलब कितने रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं, अभी भी 20, शॉर्टफॉल नहीं एक्स्ट्रा पड़े हैं कितने, 20। इसको आप आराम से चाहो तो पी&एल में डाल दो, तो एंट्री डालने की पी&एल में, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट टू पी&एल। वरना प्रैक्टिकली बताऊं तो लोग पी&एल में नहीं डालते, क्यों, क्योंकि अगले साल भी तो क्रेडिट सेल करोगे, अभी भी तो क्रेडिट सेल करते रहोगे, तो उस टाइम प्रोविजन बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कम बना लेंगे, तो जितना प्रोविजन बनाना पड़ेगा उससे 20,000 कम बना लेंगे, क्योंकि 20,000 का प्रोविजन हमारे पास अभी बैलेंस बचा है। आया समझ में, क्लियर। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट की जनरल एंट्रीज आपको, तो एग्जाम में आपसे जनरल एंट्री डायरेक्ट नहीं पूछेगा, बट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहने चाहिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, ठीक है। ध्यान रखना जो एमसीक्यू होते हैं उसमें आपको एप्लीकेशन माइंड की जरूरत पड़ेगी, क्लियर। और ये जो अपना सेक्शन ए है उसका वेटेज आपको वैसे भी पता है, 15% का वेटेज है अकाउंट्स का, तो 500 में से 15% आपके कितना हो गया, 75 मार्क्स हो गया अराउंड,
तो 75 मार्क्स अराउंड आपके अकाउंट्स ही अकाउंट्स है, तो वो एमसीक्यू में भी डाल सकते हैं और ऐसे टाइप में भी आ सकता है। क्लियर। अब बैड डेप्ट का एक इशू है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड एंड परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल मेथड। क्या चक्कर है सर? इसको अपन ऐसे समझते हैं, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड एंड परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल्स मेथड। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड, वो अपने काम का नहीं है ना, उसमें अपन वो नॉन गैप मेथड है, लेकिन याद रखना है आपको होता है वो। ठीक है। वैसे मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूँ, टैक्स में डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड ही यूज करते हैं, बट अभी अपन टैक्स नहीं पढ़ रहे, तो अभी आप छोड़ दो यहाँ पे ना। टैक्स में आप ये सब टैक्स में प्रोविजन बनाना अलाउ नहीं होता। ठीक है। टैक्स वाले प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट को नहीं मानते, तो टैक्स वाले क्या बोलते हैं, जब बैड डेप्ट होगा तभी P&L में डालना, वरना मत डालना। ठीक है। अकाउंट्स वाले होते हैं वो प्रोविजन को मानते हैं। तो ये क्या चक्कर है, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल मेथड। एक क्वेश्चन का आंसर दो आप, एक्स ने वाई को, या एक्स की टोटल, एक्स वाई छोड़ो, एक्स ने टोटल गुड्स को 1 लाख रुपए का बेचा, टोटल गुड्स बेचे 1 लाख रुपए के, क्रेडिट सेल्स। बहुत सारे लोगों को बेचा है, ऐसा नहीं है एक ही जने को बेचा है, वाई को भी बेचा है, जेड को भी बेचा है, ए को भी बेचा है, बी को भी बेचा है, ऐसे बहुत सारे, सी डी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 1 लाख रुपए का गुड्स पूरे साल भर में बेचा गया है, क्रेडिट सेल करी गई है। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताओ प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट कितने पे बनाना चाहिए? क्या 1 लाख रुपए पे बनाना चाहिए? क्या 1 लाख रुपए का कुछ परसेंट बना दे? नहीं, कभी भी क्रेडिट सेल्स पे प्रोविजन नहीं बनता, हमेशा प्रोविजन बनाना चाहिए किस पे, डेटर्स पे। क्यों? मान लो कि 1 लाख की क्रेडिट सेल्स करी, उसमें से आपके 70,000 तो वापस आ गए, पैसे रिकवर हो गए आराम से, 70,000 रुपीज तो लोगों ने दे दिए, तो आपके ईयर एंड में कितने रुपए के पैसे बाकी रहे? 30,000 के। तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट कब बनाते हो आप? ईयर के एंड में बनाते हो, स्टार्टिंग में बनाते हो? सर ईयर के एंड में बनाते हैं। तो जितने पैसे बाकी रहे उसी में से तो डूबने का खतरा रहता है, या पूरे 1 लाख रुपए में से डूब जाएगा पैसा? सोच के देखो जरा, 1 लाख में से 70,000 पूरे साल भर में आ गए, तो 70,000 डूब सकते हैं क्या? अब आ गए तो अपने पास कैसा ही रिसीव हो गया। रिसीव क्या नहीं हुआ है? 30,000। इस पे है बैड डेप्ट का खतरा। समझ में आया? इस पे है बैड डेप्ट का इशू। तो आपको क्या याद रखना है हमेशा, बैड डेप्ट नॉर्मली किस पे बनता है? हमेशा डेटर्स पे। ठीक है। और देखा जाए तो डेटर पे अब 30,000 रुपए पे एक साथ बैड डेप्ट नहीं बन जाएगा, प्रोविजन नहीं बन जाएगा। 30,000 में से अलग अलग कर लो आप। कुछ डेटर ऐसे होंगे जो बहुत ही पुराने होंगे, मान लो 8,000 के डेटर सबसे पुराने हैं, इनको पैसे दिए हुए हो गए मोर देन 11 मंथ। समझ रहे हो? ये 30,000 का ब्रेकअप है। फिर है 12,000 के डेटर ऐसे जिनको मोर देन 5 मंथ्स हुए हैं, और 10,000 के डेटर ऐसे हैं जिनको 1 से 5 मंथ के बीच में हुआ है। समझ में आया क्या मतलब है? ऐसे डेटर जिनसे 10,000 रुपये बाकी हैं, उनको अपन ने भी कब उधार दिया था? या तो 1 महीने, मतलब 0 से 5 महीने, मान लो आप 0 से 5 महीने पुराने हैं वो। ठीक है। एक दिन पुराने हो सकते हैं, 2 दिन पुराने हो सकते हैं, 1 महीना पुराने हो सकते हैं, 5 महीने पुराने हो सकते हैं। 12,000 के डेटर कितने महीने पुराने हैं? 5 महीने से ज़्यादा पुराने हैं, एग्जाम्पल है एक। और 8,000 के डेटर कितने महीने पुराने हैं? 11 महीने से भी ज़्यादा पुराने हैं। मुझे बताना जरा, सबसे ज़्यादा चांसेस किस में है बैड डेप्ट होने के? बताओ। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, 8,000 के अंदर ज़्यादा चांसेस हैं। तो 8,000 पे प्रोविजन की रेट सेम होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए? इन कंपेरिजन टू 12,000 एंड 10,000? सर अलग होनी चाहिए। तो ऐसी 12,000 पे प्रोविजन की रेट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट की रेट अलग होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए इन कंपेरिजन टू 10,000 एंड 8,000। और ऐसे ही 10,000 पे भी कम होनी चाहिए सबसे। तो सबसे ज़्यादा प्रोविजन किस पे होना चाहिए? 8,000 पे सबसे ज़्यादा प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि इनको पैसे दिए हुए 11 महीने से ज़्यादा हो गए हैं।
जितने ज़्यादा पुराने डेट हो जाएंगे, जितने ज़्यादा पुराने डेप्ट हो जाएंगे, तो उतना नाटक करेंगे ना डेटर्स पैसे देने में, मुश्किल हो जाएगा पैसे देना। अब आप आपने किसी को 5 साल पहले उधार दिया था, अभी तक उसने वापस ही नहीं दिया, तो बहुत कम चांसेस होंगे कि वो पैसे देगा आपको। इसी तरीके से 12,000 थोड़े से नए हैं और 10,000 बिल्कुल नए हैं, तो 10,000 पे अपन सबसे कम प्रोविजन बनाएंगे। समझ में आ गया क्या कहानी है बताओ? तो हमेशा प्रोविजन किस पे बनाना चाहिए? डेटर्स पे, और डेटर पे भी एजिंग के हिसाब से। इनको, इस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? एजिंग, AGING, मतलब कितना टाइम पीरियड के हिसाब से, 11, 12, 11, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ईयर्स भी हो सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड क्या कहता है? हमने 1 लाख की क्रेडिट सेल करी, उस पर एग्जाम्पल ले लेते हैं 2% आप प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट बना दो, और एंट्री पास कर दो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट की, P&L टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। कितने रुपए से? 2,000 से एंट्री पास कर दो। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट को अलाउंस फॉर बैड डेप्ट भी कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? अलाउंस, ठीक है। इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल मेथड क्या कहता है? कि हमने 1 लाख के गुड्स बेचे, लेकिन 1 लाख थोड़े हैं डेटर हैं, 70,000 तो करंट ईयर में रिसीव हो गए, डेटर कितने के हैं? 30 के, तो प्रोविजन कितने पे बनाया जाएगा? 30,000 पे बनाया जाएगा। तो बताओ दोनों में से लॉजिकल मेथड कौन सा है? परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल मेथड। इसमें पूरे सेल्स पे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट बन जाता है, इसमें क्लोजिंग अमाउंट के डेटर पे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट बन जाता है, ईयर के एंड में कितने के डेटर चल रहे हैं। और इसमें एजिंग भी हो जाती है। एजिंग मतलब, अब जैसे मैंने बताया ना, 30,000 में से 12,000 जो हैं वो बहुत पुराने हैं, फिर 8,000 ले लो, फिर 10,000 ले लो, कुछ भी ले लो ऐसे एग्जाम्पल, ठीक है। तो सब पे अलग अलग बन जाएगा प्रोविजन। क्लियर क्या? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसको पॉज करो वीडियो को और बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आई होप कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा और इसका आंसर निकाला होगा। फिडलर कंपनी हैज एस्टिमेटेड इट्स बैड डेप्ट एक्सपेंस बाय यूजिंग 1% ऑफ क्रेडिट नेट सेल्स। कैलकुलेटर हाथ में रखना, अपने सामने रखना कैलकुलेटर, ठीक है भाई। बैड डेप्ट का प्रोविजन कितना मानते हैं? 1% ऑफ सेल्स। However, the company is contemplating aging its account receivable and using this as a basis for estimating its bad debt. तो कंपनी क्या है? एजिंग निकाल रही है और उसके हिसाब से बैड डेप्ट, एज इट इज बिलीव दैट दिस विल प्रोवाइड अ बेटर एस्टिमेट ऑफ अनकलेक्टेबल अमाउंट, ठीक है। बेटर एस्टिमेट होगा अगर अपन एजिंग के हिसाब से निकालेंगे बैड डेप्ट। तो फॉलोइंग एजिंग स्केड्यूल वाज प्रिपेयर्ड एज ऑफ 30th नवंबर ऑफ द करंट ईयर। अब स्केड्यूल दे रखा है अपन को, 30 डेज तक डेटर कितने के बाकी चल रहे हैं? 730, फिर 40, इस तरीके से देखें। ओवर 120 डेज 72,000। अब देखो 120 दिन से ज़्यादा हो गए, तो सबसे ज़्यादा प्रोविजन हो गया, फिर धीरे धीरे कम हो गया प्रोविजन, देख रहे हो। नेट सेल्स फॉर द ईयर कितनी है? 42 लाख। करंट ईयर में सेल्स कितनी हुई है? 42 लाख की हुई है। द अलाउंस फॉर द अनकलेक्टेबल रिसीवेबल हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 14,000 फॉर अ 30th नवंबर। अब प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का ऑलरेडी आपको बैलेंस गिवन है, कितने का? डेबिट बैलेंस गिवन है 14,000 का। इफ फिडलर एस्टिमेटेड बैड डेप्ट बाय एजिंग द अकाउंट रिसीवेबल, द एडजस्टिंग एंट्री टू अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल रिसीवेबल मेड ऑन 30th नवंबर ऑफ द करंट ईयर विल बी। अब एडजस्टिंग एंट्री पूछ रहा है आपसे, और इसमें कौन सा मेथड लगा रहा है? बाय एजिंग द अकाउंट रिसीवेबल। तो बताओ परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड लगाना है यहाँ पे? नहीं, साफ ही पता लग रहा है। कौन सा मेथड लगेगा? परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल मेथड लगेगा। डेटर्स का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे? निकाला था ना आपने अभी, पक्का। पहले आप 730 का कितना निकाल लीजिए? 1%, कितना होता है? 7,300 होता है शायद। 40,000 का 6% कितना होता है? 2,400 होता है। 18 × 9 कितना होता है भाई? मेरे को कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो 18 × 9 कितना होता है भाई? 180 × 9%, मतलब 18,000 × 9% होता है 1620, ठीक है। और 72,000 मतलब डिवाइड बाय 4, मतलब 25% कितना होता है? 18,000। तो अब क्या काम करेंगे अपन?
चारों को ऐड कर लेते हैं। 7300 प्लस 2400 प्लस 1620 प्लस 18000, मतलब कितना आ गया प्रोविजन? 29320। ये आया, लेकिन ये आंसर नहीं है अभी इसका। क्यों नहीं है? देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 29320 का आपको प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बनाना है। पता है आपको प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बनाने की एंट्री क्या करते हैं? P&L टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। तो नॉर्मली प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस? सर क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या करी? P&L टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। कितने का? 29320 की। ठीक है, ये करंट ईयर में बनाना है। क्लियर क्या? द अलाउंस फॉर द अनकलेक्टेबल रिसीवेबल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 14,000 ऑफ नवंबर ऑफ द करंट ईयर। अब 30th नवंबर को डेबिट बैलेंस भी चल रहा है। ठीक है, डेबिट बैलेंस मतलब किस तरफ लिखना पड़ेगा? बाय बैलेंस CD। कितने का? 14,000 का। यही तो मतलब हुआ भाई। इस तरफ क्रेडिट में लिखेंगे तो अगले साल क्या आ जाएगा? टू बैलेंस BD। ठीक है, डेबिट बैलेंस का क्या मतलब होता है? वो क्रेडिट में शो हो रहा है। तो ओपनिंग कैसे देखते हो आप? BD से देखते हो, CD से देखते हो? हमेशा बैलेंस हमेशा BD से चेक करते हैं, ब्रॉड डाउन से, ना कि कैरेट डाउन से। ठीक है, तो अब ये डेबिट बैलेंस ही तो हो गया। बाय बैलेंस CD मतलब लिखने का मतलब ये नहीं है कि अपन ने इसको बाय साइड में लिख दिया तो क्रेडिट बैलेंस हो गया, नहीं, ये डेबिट बैलेंस ही है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना ऐसे। तो 29,000 प्लस 14,000 कितना होता है? 43320। आंसर शुड बी 43320। क्या पूछ रहा है अपन से क्वेश्चन? इफ फिडलर एस्टिमेट बाय इट्स बैड डेब्ट बाय एजिंग द अकाउंट रिसीवेबल द एडजस्टिंग एंट्री टू द अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल रिसीवेबल अकाउंट। एडजस्टिंग एंट्री कितने से पास होगी? 43320 से पास होगी। ठीक है, तो एडजस्टिंग एंट्री में क्या आ जाएगा? टू बैड डेब्ट 43320। भाई आप एडजस्ट, पहले आप बैड डेब्ट की एंट्री होती है, बैड डेब्ट की एंट्री क्या होती है? बैड डेब्ट टू डेटर्स। फिर जब बैड डेब्ट को कहाँ चार्ज करते हो आप बताना जरा? प्रोविजन में चार्ज कर लेते हो। अगर प्रोविजन बना हुआ होता है तो एंट्री क्या करते हो? करी थी ना अपन ने पहले एंट्री पास, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट। तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट है, तो उसमें क्या लिखोगे? टू बैड डेब्ट ही तो लिखोगे। तो ये वाली एंट्री तो है, और क्या है? ठीक है, तो आंसर शुड बी 43320। अगला क्वेश्चन देखो, पॉज करके आंसर बताओ इसका क्या होगा। आई होप कि आपने इसका आंसर अटेम्प्ट किया होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री एवरेज डेबिट कॉर्पोरेशन एस्टिमेट दैट इट्स बैड डेब्ट शुड बी एवरेज 3% ऑफ क्रेडिट सेल्स। ठीक है, बैड डेब्ट एवरेज कितना होगा इसका? 3% ऑफ क्रेडिट सेल्स होगा। द बैलेंस इन द अलाउंस फॉर द अनकलेक्टेबल रिसीवेबल अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर वॉज 140। ये ओपनिंग प्रोविजन हो गया। द बैलेंस इन द अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल रिसीवेबल अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट की बात कर रहे हैं? ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट की बात कर रहे हैं। अनकलेक्टेबल मतलब बैड डेब्ट, और अलाउंस मतलब प्रोविजन, पहले भी डिस्कस किया था। तो ओपनिंग ईयर में कितना है? ईयर के ओपनिंग में 140। ड्यूरिंग द थर्ड ईयर क्रेडिट सेल्स कितने की हुई है? ये क्रेडिट सेल्स हुई है टोटल 1 करोड़ की। अकाउंट ऑफ 1 लाख वर डीम्ड टू बी अनकलेक्टेबल। 1 लाख के बैड डेब्ट हो जाएंगे। पेमेंट वॉज रिसीव एज दैट हैव बीन प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज अनकलेक्टेबल। ये क्या है? बैड डेब्ट रिकवरी। बैड डेब्ट रिकवरी कितने की हुई है? 20,000 की हुई है। द एंट्री टू रिकॉर्ड बैड डेब्ट एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द ईयर वुड इंक्लूड क्रेडिट टू द अलाउंस। अब आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एंट्री टू रिकॉर्ड बैड डेब्ट एक्सपेंस, बैड डेब्ट एक्सपेंस की एंट्री क्या पास करते हो? बैड डेब्ट अच्छा एक्सपेंस की एंट्री क्या पास करते हो? P&L टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। कितना बनाने के लिए बोला है क्वेश्चन में? प्रोविजन P&L बनाने के लिए बोला है। देखो जरा, बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री एवरेज डेबिट कॉर्पोरेशन एस्टिमेट दैट इट्स बैड डेब्ट शुड बी 3% ऑफ क्रेडिट सेल्स। 3% ऑफ क्रेडिट सेल्स का बैड डेब्ट बनाना है। तो क्रेडिट सेल्स कितनी की हुई है? 10 लाख की हुई है, वो 1 करोड़ की हुई है। तो 1 करोड़ का 3% कितना होता है? 3 लाख। तो आंसर शुड बी 3 लाख। तो सर ये इतनी बड़ी रामायण क्या दे रखी है? कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है आपको। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है? टू रिकॉर्ड बैड डेब्ट एक्सपेंस एट द ईयर एंड थर्ड वुड इंक्लूड
अ क्रेडिट टू द अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल रिसीवेबल अकाउंट ऑफ, कितने रुपए का अपन प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट बनाएंगे। तो P&L टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इस क्वेश्चन में साफ लिखा है ना कि बैड डेप्ट कितना होगा 3% ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल का 3% निकाल लो। ठीक है, अपन से थोड़ा पूछा है, एडजस्टिंग एंट्री वगैरह थोड़ा पूछा है, वो चीज तो अलग हो जाती। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फैक्टरिंग। आपने सुना है फैक्टरिंग मतलब क्या होता है? फैक्टरिंग मतलब देखो ये होता है कि कंपनी है एक, कंपनी के डेटर्स हैं बहुत सारे, कंपनी के डेटर्स पैसा नहीं दे रहे, ठीक है, और कंपनी के पास कलेक्ट करने के लिए टाइम नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, एक पर्सन अपॉइंट करती है जिसे क्या बोलते हैं, फैक्टर। वो फैक्टर क्या करेगा, वो पर्सन जो है वो रिकवरी करेगा डेटर्स की, ठीक है, और कंपनी उस डेटर को पहले ही बेच चुकी है, किसको, फैक्टर को। क्या कर चुकी है, डेटर सेल कर चुकी है। अब सारी की सारी रिकवरी करने की जिम्मेदारी किसकी है, उस फैक्टर की है। जो भी रिकवरी करेंगे तो कंपनी के पास पैसा नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी के पास पहले ही पैसा आ चुका होगा। ठीक है, समझ में आया? वापस बता देता हूँ। कंपनी के बहुत सारे डेटर्स हैं, उनसे कंपनी को पैसा रिसीव नहीं हो रहा, कंपनी ने एक पर्सन अपॉइंट कर लिया, फैक्टर। फैक्टर क्या करेगा, फैक्टर स्टार्टिंग में कंपनी को बहुत सारा अमाउंट दे देगा उस डेटर के बदले, लमसम। जैसे डेटर 5 लाख के हैं तो कंपनी उस डेटर को बेच देगी, है ना, उस फैक्टर को। फैक्टर उसको मान लो 3 लाख रुपए दे देगा। अब कंपनी का पीछा छूट गया है ना, कंपनी बोलेगी डेटर जानो और फैक्टर तुम जानो, दोनों के दोनों आपस में लड़ते रहो, मुझे तो कितने रुपए मिल गए, 3 लाख रुपए। फैक्टर ने कंपनी को 3 लाख रुपए दे दिए। अब फैक्टर पैसा रिकवर करता रहेगा, किससे, डेटर से। जितना भी पैसा रिकवर होगा वो सब फैक्टर का है। मान लो 3.5 लाख रिकवर हुए तो फैक्टर का 50,000 फायदा हो गया, 3.5 लाख रिकवरी हो गई, तो फैक्टर को कितना बेनिफिट हो गया, 50,000 का बेनिफिट हो गया। ठीक है, अगर रिकवरी 2 लाख की हुई तो फैक्टर ऑलरेडी कितने दे चुका है कंपनी को, 3 लाख रुपए, तो फैक्टर को नुकसान हो गया एक तरीके से 1 लाख का। तो कंपनी को कुल मिला के फायदा क्या है, कंपनी को फायदा यह है कि कंपनी को पैसे जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है, कई बार उन लोगों से ही पैसे मिल जाते हैं जो कंपनी को पैसे नहीं दे रहे होते हैं। तो फैक्टर आप कह सकते हो रिकवरी एजेंट की तरह काम करता है। हालांकि रिकवरी एजेंट छोटा सा पर्सन है, लेकिन फैक्टर काफी बड़ा है। ठीक है, फैक्टर एक कंपनी होती है ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड। ठीक है, जनरली फैक्टरिंग करवाता कौन है, बैंक वगैरह करवाते हैं। बैंक के पास लोन्स होते हैं ना बहुत सारे। अब आप सोचो बैंक कितने रुपए का लोन देती है लोगों को, बैंक खूब सारा लोन देती है, तो वो पैसा अटक जाता है कई बार। तो बैंक के क्या होते हैं, लोन्स। तो बैंक क्या करती है, कई बार पैसा रिकवर नहीं होता तो बैंक एक पर्सन अपॉइंट कर देती है, फैक्टर। बैंक बोलती है कि मेरे को तो मेरे फैक्टर साहब इतना पैसा दे दो और तुम जानो, और फिर ये जो जिसने लोन लिया है वो जाने, और तुम रिकवर करते रहना पैसा, मुझे तो मेरा पैसा मिल जाना चाहिए अभी के अभी। ठीक है, और फैक्टर बोलता है ठीक है साहब, मैं रिकवर करता रहूंगा इससे लोन। समझ में आ रहा है? फैक्टरिंग भी कई टाइप की होती है। एक तो होती है विद रिकोर्स, एक होती है विदाउट रिकोर्स। बहुत सिंपल है ना, ठीक है, एग्जाम में लेकिन क्वेश्चन पूछता है इस पे, फैक्टरिंग पे, तो ध्यान से पढ़ना है ना। फैक्टरिंग, एक सेकेंड, फैक्टरिंग विद रिकोर्स मतलब क्या होता है, रिकोर्स मतलब होता है यहां पे हेल्प। तो मान लो बैंक है, बैंक ने किसी को लोन दिया, ठीक है, वो लोन का पैसा आ नहीं रहा वापस, तो बैंक क्या बोल रही है, किसी फैक्टर को अपॉइंट किया और बोला कि भाई तुम इससे लोन रिकवर कर लेना, मैं तुम्हें फैक्टर, तुम फैक्टर हो, तुम लोन रिकवर कर लेना इससे पर्सन से, और अपन ये एग्रीमेंट कर लेते हैं फैक्टरिंग विद रिकोर्स का। रिकोर्स मतलब अगर मान लो कल को, जैसे सपोज करो, ये एग्जांपल ले लेते हैं कि अच्छा सा, अपन HDFC बैंक है, ठीक है, HDFC बैंक ने मिस्टर एक्स को लोन प्रोवाइड किया, कितने का, 5 लाख का। एक्स जो है वो पेमेंट नहीं कर पा रहे टाइम पे, बैंक ने फैक्टर अपॉइंट कर लिया, ठीक है, एक कंपनी है फैक्टर, उसको अपॉइंट कर लिया। अब हुआ क्या कि एग्रीमेंट इस तरीके से है विद रिकोर्स,
वाला एग्रीमेंट है। तो HDFC बैंक ने फैक्टर को बोला कि साहब मुझे तो 3 लाख रुपए दे दो, इस पर्सन के 3 लाख रुपए दे दो। फैक्टर ने दे दिए और फैक्टर अब रिकवर करेगा पैसा किससे? एक्स से रिकवर करेगा। लेकिन कल को ध्यान सुनना, लेकिन कल को एक्स जो है वो पेमेंट अगर 3 लाख रुपए नहीं कर पाया, वो 2 लाख रुपए ही करता है। एक्स, फैक्टर एक्स के पास गया पेमेंट लेने, एक्स से फैक्टर को केवल कितने रुपए रिकवर होते हैं? 2 लाख रुपए। तो बताओ फैक्टर का यहाँ पे नुकसान हुआ नहीं हुआ? हो गया सर, 1 लाख का नुकसान हो गया। फैक्टर ने बैंक को कितने रुपए दिए थे? 1 लाख रुपए। और फैक्टर को खुद को कितने पैसे मिल रहे हैं? 2 लाख रुपए रिसीव हो रहे हैं। तो जो फैक्टर को 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है ना, उसका कंपनसेशन कौन करेगा फिर? HDFC बैंक करेगा। क्योंकि ये ट्रांजेक्शन कौन सा हुआ था? विद रिकोर्स, मतलब विद हेल्प। हेल्प करेंगे साहब, मदद करेंगे। मदद कौन करेगा? मदद करेगा HDFC बैंक फैक्टर की, अगर फैक्टर को रिकवर कम होता है तो। समझ में आ गया? तो फैक्टर का इस केस में कुछ नुकसान है क्या? नहीं है। तो बताओ समझ में आया क्या? विद रिकोर्स में क्या होता है कि अगर कल को फैक्टर को रिकवरी का पैसा कम मिलता है तो फैक्टर फिर उस केस में क्या है, पैसे जो होता है वो बैंक से ले लेगा। बोलेगा लाओ भाई, तुम्हारे क्लाइंट तो पीछे मिस्टर एक्स तो केवल 2 लाख रुपए दे रहा है और तुमने तो मुझसे 3 लाख रुपए लिए थे, तो लाओ मुझे 1 लाख रुपए का कंपनसेशन दो। तो HDFC बैंक बोलेगा ठीक है, अगर अपना विद रिकोर्स एग्रीमेंट हुआ है तो कंपनसेशन ले ले। लेकिन अगर फैक्टरिंग हो रही है विदाउट रिकोर्स, तो उस केस में क्या होता है? एक्स है, एक्स ने वाई को, एक्स नहीं सॉरी, HDFC बैंक है, HDFC बैंक ने एक्स को लोन दिया, ठीक है, कितने का? सेम 5 लाख रुपीस का। और बीच में फैक्टर आ गए साहब। फैक्टर ने बोला ठीक है, मैं रिकवर कर लेता हूँ पैसा, ठीक है। और फैक्टर ने हैंड टू हैंड HDFC बैंक को 2 लाख दे दिए या 3 लाख दे दिए, ठीक है, क्योंकि फैक्टर को उम्मीद थी एक्स से 3 लाख आ जाएंगे। लेकिन अब हुआ ऐसा कि एक्स जब रिकवर करने, एक्स के पास जब फैक्टर रिकवर करने जाता है तो एक्स फैक्टर को केवल कितने रुपए देगा? 2 लाख रुपए देता है। एक्स भी बोलता है मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं बैंकरप्ट डिक्लेयर हो चुका हूं। अब क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन सा हुआ है? विदाउट रिकोर्स, तो फैक्टर बेचारा फंस गया। अब फैक्टर जो है बैंक से कंपनसेशन नहीं ले सकता। अब यहां पे नुकसान किसका हुआ है? फैक्टर का, 1 लाख रुपए का। समझ में आया? अगर मैं आपसे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछूं कि जो फैक्टर है वो फोकट में तो काम करता नहीं है, वो किस में काम करेगा? कमीशन पे, ऑब्वियस सी बात है। तो फैक्टर किस केस में कमीशन ज्यादा लेगा? आपसे MCQ में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फैक्टर विद रिकोर्स, फैक्टर विदाउट रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स, किस केस में फैक्टर जो है कमीशन ज्यादा लेगा? ऑब्वियस ही बात है, विदाउट रिकोर्स। क्यों? क्योंकि बैंक इस केस में फैक्टर की कोई हेल्प नहीं करता अगर पैसा फैक्टर को कम रिकवर होता है। बैंक एक एग्जांपल है, कोई भी कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। एक रिलायंस कंपनी है, उसके बहुत सारे डेटर है, रिलायंस फैक्टरिंग करा सकती है। रिलायंस इज ऑल्सो अ कंपनी, ठीक है। जरूरी नहीं हमेशा बैंक की फैक्टरिंग कराए। क्लियर? तो फैक्टरिंग इज सेलिंग अकाउंट रिसीवेबल टू अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन है? फैक्टर। फैक्टरिंग आर ऑफ 2 टाइप्स, फैक्टरिंग विद रिकोर्स, फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स, है ना। सेल विद रिकोर्स में क्या होगा? बैंक पीछे बैठा है तो नो रिस्क ऑफ बेड डेप्ट टू फैक्टर, तो बेड डेप्ट की रिस्क फैक्टर को बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। सो लो फीस इज चार्ज बाय फैक्टर, यही तो पढ़ रहे थे। जो कमीशन होगा वो चार्ज क्या होगा? फैक्टर कम करेगा। लेकिन फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स, सो रिस्क ऑफ बेड डेप्ट ट्रांसफर टू फैक्टर, फीस इज ऑल्सो हाई चार्ज बाय द फैक्टर। Factoring is different from pledging. In pledging, control is not surrender. What is the meaning of this sentence? You have to concentrate now.
एक होता है प्लेजिंग। प्लेजिंग मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को गिरवी रखना, सुना है कभी आपने? जब अपन किसी भी चीज को गिरवी रखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? प्लेजिंग। राइटिंग मेरी खराब है बहुत, है ना, ठीक है। तो अगर मान लो आपने किसी को स्टॉक जैसे आपने गिरवी रख दिया, तो क्या आपने उसको स्टॉक बेच दिया क्या? नहीं। कई लोग जो गोल्ड होता है उसको गिरवी रख के सोने पे लोन ले लेते हैं, गोल्ड लोन आता है ना, मुथूट फाइनेंस, अक्षय कुमार ऐड करता है मुथूट फाइनेंस का, सुना है? वो क्या होता है? वो एक प्लेजिंग होती है, प्लेज। क्या हुआ, आपने गोल्ड गिरवी रख दिया, किसको? बैंक को, और बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आपने क्या गोल्ड बेच दिया क्या बैंक को? नहीं। आप जब वो लोन चुकाओगे तो गोल्ड आपको बैंक वापस दे देगी। इस केस में कंट्रोल सरेंडर हुआ क्या गोल्ड का बैंक के पास? नहीं। आपके पास ये कंट्रोल तो बस आपने केवल लोन लिया है, अगर आप लोन नहीं रीपे कर पाते तो वो गोल्ड बैंक ले लेती है, अदरवाइज नहीं। आया समझ में? तो सेल, लेकिन फैक्टरिंग में क्या होता है? फैक्टरिंग में आप क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा डेटर को सेल कर रहे हैं, यू आर सेलिंग डेटर टू द फैक्टर। तो इस केस में कंट्रोल सरेंडर हो रहा है नहीं हो रहा? बिल्कुल कंट्रोल सरेंडर हो रहा है। लेकिन इन प्लेजिंग कंट्रोल इज नॉट सरेंडर, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अपन एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। किसका है क्वेश्चन? फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स। एक क्वेश्चन देखो जरा, क्या है ये, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर आपसे सॉल्व होता है तो ये वीडियो पॉज करके। स्मॉल कंपनी एंटर इनटू एग्रीमेंट विद बिग कॉर्पोरेशन ऑन 1 जुलाई 2010, है ना। ये लिखने का तरीका है, 7 जनवरी मत पढ़ लेना इसको, ठीक है। 1 जुलाई 2010 है। टू सेल अ ग्रुप ऑफ रिसीवेबल विद अ फेस वैल्यू ऑफ 4 लाख विदाउट रिकोर्स। विदाउट रिकोर्स मतलब विदाउट एनी हेल्प। तो सारी की सारी रिस्क किसके पास है इसमें बताओ? फैक्टर के पास है, ठीक है। मतलब मैंने बोला कि मैं विदाउट हेल्प तुम्हें क्या कर रहा हूं, स्मॉल कंपनी ने बोला, स्मॉल कंपनी बोल रही है कि विदाउट हेल्प बिग कंपनी के साथ, बिग कॉर्पोरेशन के साथ, बिग कॉर्पोरेशन कौन है यहाँ पे? फैक्टर है। 4 लाख के डेटर भेजता हूं, $4 लाख के, ठीक है। बिग चार्जेस 25% इंटरेस्ट compounded on weighted average time to maturity of the receivable of 36 days plus 6.75% fees and retain 5% holdback। अब आपका दिमाग खराब हो गया होगा, ये क्या बोल दिया इसने। बिल्कुल इजी है, देखो चीजें। एक बात बताओ, जो इस बिग कॉर्पोरेशन है, मतलब जो फैक्टर है, फैक्टर हैंड टू हैंड पैसे दे देता है स्मॉल कंपनी को आज की आज, लेकिन बेचारे फैक्टर को उस डेटर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। डेटर जो कितने का है? 4 लाख का। डेटर से उसको थोड़ी ना एक दिन में पेमेंट मिल जाएगा, डेटर से 20-30 दिन, महीना भर लग सकता है, ठीक है। तो इसीलिए बिग कॉर्पोरेशन बोल रहा है स्मॉल कॉर्पोरेशन को कि भैया मैं तेरे को पेमेंट जल्दी कर रहा हूं, लेकिन मेरे को खुद को पेमेंट मिलेगा थोड़ा सा डेटर से बाद में। तो इसलिए बिग कॉर्पोरेशन इज चार्जिंग इंटरेस्ट, लिखा है ना, बिग चार्ज 15-25% इंटरेस्ट ऑन द वेटेड एवरेज टाइम टू मैच्योरिटी ऑफ द रिसीवेबल, क्योंकि इतना टाइम डेटर से कलेक्ट करने में मिल जाएगा, मैच्योरिटी में मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, कितना लग जाएगा? 36 डेज लग जाएगा। तो लगाना जरा, 4 लाख का कितना परसेंट है? 25% इंटरेस्ट है, 36 डेज कितना होता है जरा चेक करना। 4 लाख का 25% डिवाइड बाय इंटू 36 डिवाइड बाय 360, 10,000। तो 10,000 तो डेटर से इंटरेस्ट चार्ज, वो बिग कॉर्पोरेशन इंटरेस्ट चार्ज करेगा स्मॉल कंपनी से, ठीक है। प्लस इसके अलावा 6.75% फीस लिया जाएगा। तो फीस कैसे हो जाएगा? 4 लाख का 6.75% कितना होता है जरा चेक करना। 4 लाख का 6.75% मतलब 27,000, ठीक है। और इसके अलावा 5% होल्ड बैक, ये बताते हैं ये क्या चीज है। तो बताओ एक बार जरा, एक चीज बताना,
डेटर कितने के हैं? 4 लाख के। 4 लाख में से फैक्टर 10,000 के तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा और 27,000 का अपनी फीस लेगा, तो टोटल कितना पेमेंट कर देगा? 4 लाख माइनस 37,000, कितना? 363 का पेमेंट कर सकता है कौन? फैक्टर पे कर सकता है किसको? स्मॉल कंपनी को। लेकिन अब आप एक बात समझो जरा, डेटर से पैसे कितने लेने थे? टोटल 4 लाख लेने थे, ठीक है। अगर मान लो डेटर जो हैं कुछ गुड्स आके रिटर्न कर दें, बोले हमें गुड्स नहीं चाहिए, हमसे वापस ले लो, ठीक है, गुड्स, तो इस केस में बताओ फैक्टर को क्या करना पड़ेगा? तो सॉरी, इस केस में पेमेंट कम मिलेगा ना, डेटर कम देगा पेमेंट। मान लो 4 लाख रुपए के टोटल डेटर्स हैं, इसमें से 50,000 रुपए की गुड्स डेटर्स रिटर्न कर देते हैं बाद में कभी भी आके, तो बताओ डेटर को कितना पेमेंट करने का पड़ेगा? 3,50,000 का। हो सकता है ऐसा? तो इसी पॉसिबिलिटी को मानते हुए कई बार जो फैक्टर है वो पैसा रिटेन कर लेते हैं, तो ये वही चीज़ है, ठीक है, 5% होल्ड बैक, ठीक है। अगर मान लो वो गुड्स रिटर्न नहीं करा तो फिर क्या होगा? तो फिर पेमेंट करना पड़ेगा फैक्टर को। समझ में आ रहा है भाई? देखो वापस बताया हूँ, आपने किसी को 4 लाख रुपए गुड्स बेचे, 4 लाख के गुड्स में से आपको लगता है 50,000 के गुड्स लौट के आ जाएंगे, तो आप उनसे पैसे लोगे क्या उस बात के? नहीं लोगे ना। तो इस केस में भी तो यही हो रहा है, फैक्टर बोल रहा है कि 5% मैं पैसे अभी नहीं दूंगा। हो सकता है कि जो डेटर्स हैं जो मुझे मिले हैं जिनसे मेरे को पैसा कलेक्ट करना है, हो सकता है वो गुड्स रिटर्न कर दें किसको? आके स्मॉल कंपनी को। तो अगर रिटर्न कर देंगे तो फिर वो पैसे थोड़ा देंगे, तो इसलिए मैं पैसा अभी रोक देता हूँ। तो बताना जरा, 360 तो ये हो गया, 360 में से कितने रुपए होल्ड बैक कर रहा है वो? 5%। हमेशा 4 लाख का है सारा का सारा, ध्यान रखना। तो 20,000 और होल्ड बैक हो जाएगा, तो 360 माइनस 20 माइनस मतलब कितना हो जाएगा? 343। 343 का पेमेंट करेगा कौन? फैक्टर कंपनी को इस टाइम पे। किस किस चीज को रोक लिया? 4 लाख में से इंटरेस्ट है कितने का? अभी अपन ने डिस्कस किया 10,000 का, 27,000 की फीस है, और टोटल 37,000 जो है बना, तो 4 लाख माइनस 37 किया तो 363 आ गया। 363 में से 20,000 का क्या है? होल्ड बैक करा जा रहा है, तो उसके बदले गुड्स भी मिल सकते हैं। जरा देखो जरा, यही हो रहा है क्या? ये सॉल्यूशन इसका 10 प्लस 27 37, ये इंटरेस्ट हो गया, ये फी हो गया, और कैश जो है कितना मिल गया? अब ये कंपनी अपनी एंट्री डाल रही है, फैक्टर की बुक्स में एंट्री नहीं डालनी है अपन को कंपनी की बुक्स में एंट्री डालनी है। तो कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ AR मतलब एवरेज अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 37,000, और फैक्टर ने कितने रुपए का होल्ड बैक किया है? अभी कितना डॉलर का होल्ड बैक किया है? 20,000 का। तो टोटल 4 लाख का डेटर का हिसाब किताब हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन में एक और पॉइंट कह रहा है, क्वेश्चन दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? पास जेई जनरल एंट्री पास करनी है। इफ स्मॉल कस्टमर्स रिटर्न्स 7,100 ऑफ गुड्स मर्केंडाइज, मतलब क्या होता है? गुड्स ऑन 31 जुलाई, फर्दर द कस्टमर रिटर्न प्रिविलेज पीरियड एक्सपायर्स एंड द रिमेनिंग होल्ड बैक इज पेड टू स्मॉल। कितने रुपए के अभी पेमेंट रोका था? यहाँ पे 20,000 का रोका था, ठीक है ना, रोका था ना। देखो एंट्री डाली थी अपन ने, फैक्टर होल्ड बैक रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000 से, ठीक है। इसमें से 20,000 में से जो स्मॉल कंपनी को कुछ लोग रिटर्न कर गए डेटर्स, जैसे अपन बात कर रहे थे डेटर गुड्स रिटर्न कर सकते हैं 7,100 के, तो 20,000 माइनस 7,100 कितना हो गया जरा बताना? 12,900। तो 12,900 रुपीज अब कौन पे कर देगा किसको? फैक्टर पे कर देगा किसको? कंपनी को। क्यों? क्योंकि 20,000 फैक्टर ने रोक रखे थे, 20 में से 7,100 के गुड्स किसके पास जा चुके हैं? अब वापस से आ गए कंपनी के पास, स्मॉल कंपनी के पास। तो 7,100 के तो स्मॉल कंपनी के पास गुड्स आ गए, और 12,900 का डेटर से क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। तो इस तरीके से 20,000 वापस से पूरे के पूरे रिसीव हो गए किसको? स्मॉल कंपनी को। एक तरीके से हो गए ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस अकाउंट डेबिट 7,100, सेल्स रिटर्न की ये एंट्री पास होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाती है, ठीक है। और फैक्टर होल्ड बैक रिसीवल में से कम हो जाएगा, ये डेटर तो बचे नहीं अब, ठीक है।
और बाकी जो बचा हुआ है वो फैक्टर को पेमेंट करना पड़ेगा कितने का, 12,900 का, इसलिए। ठीक है क्या, क्लियर? तो इतना पढ़ लो आज आप। कल अपन नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे इन्वेंट्री का, कि इन्वेंट्री के अंदर क्या चक्कर है। ठीक है, इतना आप इसको रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।